आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए पेश हैं टॉप 15 MCQs आपके CUCT के लिए, और ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सभी जो भी कोर्सेज है आपके उन सभी के लिए हैं, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है। ठीक है, और MCQs करने का मकसद ये होगा कि ताकि आपको स्पेशली अलग से पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ MCQs मिक्स्ड रूप से जो भी जनरल अवेयरनेस है और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम। वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है। नौसेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ नावल स्टाफ या फिर चीफ ऑफ नावी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि कौन है अभी भारत के, तो इनका नाम है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, भारत के नौसेना प्रमुख पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है कि जो भारत का नावल स्टाफ है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो सेना है हमारी नौसेना, जो कि नेवी है हमारी, उसके चीफ पूछा जा रहा है कि कौन है। तो अभी जो हमारे चीफ हैं नेवी के, नौसेना के, उनका नाम है एडमिरल आर हरी कुमार। ठीक है, एडमिरल आर हरी कुमार। और इनका अभी हाल ही में पिछले साल ही इनको अपॉइंट किया गया है एज नौसेना प्रमुख। इससे पहले जो थे करमबीर सिंह थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये पद को संभाला है। ठीक है, आर हरी कुमार। इसके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी इंडियन एयरफोर्स है, जो वायुसेना है, उसके प्रमुख की बात की जाए, ठीक है, तो उनका नाम क्या है, इनका लिख देता हूँ पहले मैं, आर हरी कुमार। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या फिर इंडियन एयरफोर्स की बात करी जाए तो उनका नाम है VR चौधरी। ठीक है, पूरा नाम विवेक राम चौधरी। इनका भी हाल ही में पिछले साल ही अपॉइंट किया गया है एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और चीफ ऑफ नावल स्टाफ आर हरी कुमार। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछ रहा है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। देखिए, म्यांमार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछने की वजह भी है क्योंकि म्यांमार में अभी जो है क्या चल रहा है, कूप किसे कहते हैं, जाकि जहाँ पे जो सरकार होती है उसका फेरबदल हो जाता है। सेना जो है वो देश की जो संसद है या उनकी जो पार्लियामेंट है उसको भंग करने के बाद देश पे शासन करने लग जाती है। तो अभी जो है ये वहाँ की कंडीशन चल रही है, इस वजह से जो भी चीज़ न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसलिए म्यांमार की राजधानी का क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो राजधानी इनका नाम क्या है, राजधानी का बर्मा। ठीक है, बर्मा, और लैंग्वेज होती है बर्मीज इनकी। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि विश्व भूखमरी सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 2022 में टोटल 116 कंट्रीज़ का जो डाटा लिया गया है उसमें से भारत का स्थान 101 है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत की पोजीशन भूखमरी के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई है। अभी भी भारत उन देशों में है, यानी कहने का मतलब पीछे से आप देखा जाए 1 से 116 है, पीछे के जो देश हैं उनके अंतर आ रहा है। ठीक है, तो चिंताजनक विषय है ये। अभी भी जो है लोगों को खाने को रोटी या कह सकते हैं अन्न नसीब नहीं होता है तो न्यूट्रिशन नहीं होता है। ये सभी चीज़ें अभी भी काफ़ी सारी बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। इस वजह से अभी भी भारत का रैंक जो है 101 है। तो 101 ये आंकड़ा आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको पहले भी मैंने बताया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर वाला सेशन देखा होगा, तो 1 से 50 तक का स्कोर होता है। ठीक है, और इसमें से जितना ज़्यादा स्कोर जिस देश के पास होगा वो उतना ही ज़्यादा यानी का भूखमरी से जूझ रहा है। ठीक है, और भारत का स्कोर जो है लगभग 27 या 28 के आसपास था। ठीक है, चलिए आगे। विश्व भूखमरी सूचकांक 2022। ठीक है, अगला है कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, ठीक है, जन गण मन वाला, तो वो कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था ऑफिशियली संविधान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। और नेशनल एंथम के बारे में और बात की जाए तो ये आपको पता है बंगाली में लिखा गया था, बंगाली लैंग्वेज में इसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और भारतो भाग्यो विधाता ये इसका टाइटल था उस टाइम पे बंगाली के अंदर, और बाद में इसको जो है भारत का राष्ट्रीय गान बना दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे कि ICJ कहा जा सकता है, और इसके अलावा इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर ये स्थित है। तो जगह का नाम है दी हेग। ठीक है, और नीदरलैंड्स में है ये। इसके अलावा इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। ये यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, 6 मुख्य जो है, जैसे यूनाइटेड नेशन में UNGA जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इस तरह से ही एक ऑर्गन है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका काम है दुनिया के जो भी विभिन्न देश हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उनके बीच में अगर कंट्रीज़ के आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उस चीज़ को दूर करना और उसको रिजोल्व करना, ये इनका काम है। ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था,
ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके अलावा अभी इसका क्वेश्चन पूछने का क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी न्यूज़ में था रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रशिया को ऑर्डर दिया था कि आप ये जो भी आपका मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं जिसे आप उसको रोक दीजिए। बस इसीलिए ये न्यूज़ में था और इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि IBM के CEO कौन है। IBM फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। और किस चीज़ का काम करती है ये कंपनी? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इस चीज़ों में जो IBM है जानी जाती है। ठीक है। तो CEO की बात कर रहे हैं, कौन है CEO ऑफ IBM? तो इनका नाम है अरविंद कृष्णा। इंडियन मूल के हैं ये। इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी आज के टाइम में ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके CEOs कौन है? इंडियंस हैं। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। IBM इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी कह सकते हैं कि चीज़ों में इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए और टेक्नोलॉजी को उनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए। ठीक है। चलिए आगे। और इसके हेडक्वार्टर की बात कीजिए IBM की, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। आगे देखिए, अब पूछा जा रहा है कि विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत यानी दुनिया की सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है या माउंटेन है गॉडविन ऑस्टिन, उसकी हाइट पूछ रहा है कि उसकी हाइट कितनी है। गॉडविन ऑस्टिन हमने जो हमारा प्रीवियस ईयर वाला सेशन किया था उसके अंदर भी एक बार इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन या फिर कहा जाता है इसको माउंट K2, ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर, या फिर फीट्स में देखेंगे तो लगभग 28,000 के आसपास फीट्स हो जाएंगे, लेकिन मीटर में ही ज़्यादातर पूछा जाता है और मीटर में ही आपको याद रखना है। ठीक है। 8611 मीटर जो है 8611 मीटर इसकी हाइट है। सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट पीक कौन सी है दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक? वो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 8848 मीटर, या फिर 0.50 का इसके बीच में जो है थोड़ा अभी जो लेटेस्ट स्केल किया गया था नेपाल और चाइना के द्वारा उसके बीच में कुछ बताया गया था, कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर का कुछ सेंटीमीटर का इजाफा हुआ था इसकी हाइट में। ठीक है। तो आपको याद रखने की चीज़ें क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सेकंड हाईएस्ट चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है, माउंट K2 है। ठीक है। और काराकोरम रेंज की है, ये काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसकी है, और इंडिया में नहीं है ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगिट बाल्टीस्तान और गिलगिटिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसके बीच में है। ठीक है। और इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है उसकी बात की जाए तो वो है कंचनजंगा। ठीक है। चलिए आगे। अब पूछा जा रहा है कि हु ऑथर्ड द बुक है एक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। ये बुक पूछ रहा है कि किसने लिखी है। ठीक है। तो इसके बुक के ऑथर का नाम है शशि थरूर। शशि थरूर को आप जानते हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और MP भी है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जाने जाते हैं किसके लिए? अपनी वोकैब के लिए, अपनी इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, एंग्लोफिल भी कहा जा सकता है इन्हें। ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था। बुक का नाम आपको याद रखना है कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये बुक है और किसने लिखी है? शशि थरूर ने। चलिए आगे। शायद तिरुवनंतपुरम से होंगे MP। चलिए आगे। संविधान के किस भाग में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधानों का उल्लेख है? क्या पूछा जा रहा है? संविधान के किस भाग में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके किस पार्ट में जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन होगा उसके प्रोविजंस किस पार्ट में जो है वर्णित है? ठीक है। किस तरह से उसका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, भाग 5, सभी जो प्रोविजंस है किस तरह से उसका इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का और क्या क्या चीज़ें उसके बारे में जो है, क्या उसकी पावर्स है और क्या उसकी ड्यूटीज़ है, ये सभी चीज़ें उसके बारे में बताई गई है। और 52 से 62 के अंदर जो 52 से 62 के अंदर जो 54 और 55 है, ये दोनों आर्टिकल जो है ये मेंशन करते हैं किस चीज़ को, कि किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ठीक है। कौन उसके लिए वोट करेगा और क्या उसकी कंडीशंस रहेगी, ये सभी चीज़ें जो है आर्टिकल 54 और 55 में मेंशन है। तो हमसे पार्ट पूछा गया था तो पार्ट हम बोल देते हैं कि 5th था। ठीक है। अगर आर्टिकल पूछा जाता एग्जैक्ट तो 55 हो जाता। ठीक है। चलिए आगे। एक मिनट रुकिए। तो अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच कंट्री बिकेम लेटेस्ट रिपब्लिक टू बी फ्रीड फ्रॉम ब्रिटेन कोलोनाइजेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II मोनार्की। तो पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में, मैं आपको बता दूं कि बारबाडोस नाम का एक देश है जिस पर अभी तक 16वीं या 17वीं शताब्दी से अभी तक जो है ब्रिटेन के जो शासन है उनकी रानी है उनका ही शासन था अभी तक, यानी कहने का मतलब अभी तक ये जो है एक उपनिवेश बना हुआ था ब्रिटेन का। तो अभी ये एक तरह पूरी तरह से जो है स्वतंत्र इसने अपने आप को घोषित कर दिया है। ठीक है। बारबाडोस नाम से आपको याद रखना है और ब्रिटेन से मुक्त हुआ है क्वीन एलिजाबेथ को हटाने के बाद में। और अभी इनके न्यू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। बारबाडोस नाम आपको याद रखना है।
इसके अलावा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में डाले नहीं है। पूछ रहे हैं आपको जानने लायक चीज़ ये है कि नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, यानी जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है और जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर कोल की बात करते हैं, कोयला हो गया या पेट्रोलियम है, ये सभी चीज़ें जो है ये रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, इनको आपने एक बार यूज़ कर लिया तो खत्म हो जाएगी और इनको आप आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बनने में बहुत ही एक लंबा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा समय। तो ये जो है किस में आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल, जो कि अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम जैसे वाइंड एनर्जी की बात करते हैं या सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इन्हें हम जो है या फिर एक तरह का और इतना काफ़ी है। ठीक है, वाइंड एनर्जी या सोलर एनर्जी जो है ये नवीकरणीय स्रोत में आ सकते हैं, इनको हम नवीकरणीय स्रोत में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है। थोड़े बहुत आपके जो है जनरल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो हम सैम्पल पेपर करेंगे उनके बीच में ही आपको धीरे धीरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते रहेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत जनरल साइंस का भी ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो फिनोल की बात की जाए, इसका आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है C6H6O। ठीक है, आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जब हम बेंजीन वगैरह और चीज़ें पढ़ते थे कार्बनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर हम पढ़ते थे, काफ़ी सारी चीज़ें बनती थी इससे। ठीक है, फिनोल वगैरह, बेंजीन और जो भी साइक्लिक होते हैं फॉर्मूलाज वो सभी। ठीक है, तो फिनोल का भी आपने फिलहाल याद रखना है C6H6O। चलिए आगे। पूछा जा रहा है कि UPI 123 पे नाम की नई सुविधा किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, जिससे कि फीचर फोन से UPI ट्रांजैक्शन हो पाएगी। यानी UPI 123 पे नाम की जो है एक कह सकते हैं सुविधा या नई एप्लीकेशन जो है स्टार्ट की गई है, जिससे कि हम जो हमारे साधारण कीपैड फ़ोन होते हैं जिसमें हम इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, उससे भी आप UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये सुविधा दी गई है भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा। ठीक है, UPI 123 पे नाम से आपको याद रखना है, RBI के द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है। इसके अंतर्गत साधारण जो फ़ोन होते हैं बिना इंटरनेट की सुविधा वाले फीचर फ़ोन, बटन वाले फ़ोन जो होते हैं, उनसे भी आप UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कुछ लिमिट होगी लेकिन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर और पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर वाले चैनल पर आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की गई है। चलिए आगे। याद रखिएगा, RBI भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर पूछ रहा है, कौन से, रेलवे के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर पूछ रहा है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री, इनका नाम है अभी अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और इसके अलावा जो रेल बोर्ड होता है ये तो है रेलवे। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है सरकार की मिनिस्ट्री वो है। इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड है जो और काम करता है मैनेजमेंट के, उसके अगर बात की जाए रेलवे बोर्ड के CEO कौन है इंडिया में अभी, तो उनका नाम है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा नाम से है, इनको आपने याद रखना है। रेलवे बोर्ड के CEO अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर की बात की जाए तो अश्विनी वैष्णव है, और रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो वो है सुनीत शर्मा। चलिए आगे। अब कह रहा है लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य चालुक्य वंश जो था, चालुक्य डायनेस्टी साउथ और सेंट्रल इंडिया की, उसके बारे में जो कौन सा कथन जो है इनमें से सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो कथन हमने पढ़ने पहले, पुलकेशिन चालुक्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर राज किया था। ठीक है, चालुक्य वंश के समय सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, और चालुक्य वंश को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात की जा रही है। जब हम थोड़ा बहुत बेसिक उसके बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो पुलकेशिन प्रथम थे उन्होंने चालुक्य वंश का मतलब उसको स्थापित किया था, संस्थापक थे वो उसके। तो पहला कथन जो है वो हमारा सही है। चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर राज किया था, यह कथन गलत है। चालुक्य वंश जो है साउथ और सेंट्रल इंडिया, जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और नीचे केरल, तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र है साउथर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने राज किया था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया से इनका रिलेशन नहीं था। उसके अलावा चालुक्य वंश के समय सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चालुक्य वंश का जो राज था वो 6 से 12वीं शताब्दी तक रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा चौथा कथन ये है कि चालुक्य वंश को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। ये बात सही है, चालुक्य डायनेस्टी को जो है प्रिसीड किया था किसने, पल्लव डायनेस्टी ने, और जो जिन्होंने मतलब उनको हराया था चालुक्यों को, उनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो पहला और चौथा कथन जो है ये सही है, जबकि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। तो हमसे जो सही नहीं है वो पूछा गया था, यानी 6वां जो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड दिया है ये राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह जो है हम रोज़ 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी आपको समझा दी जाएगी, ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर करिए।